क्या जो ज्यादा बारिश हुई वही आग का कारण होगी? आप कहोगे हैं बारिश आग का कारण? जी हाँ, अब बताता हूं कि इस आग के कारण के पीछे जो वहां का जलवायु चेंज हो रही है, जो वहां का मौसम चेंज हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सुनने में आपको अजीब लग सकती है, ज्यादा बारिश आग का कारण कैसे बन सकती है? बारिश तो आग बुझाती है। अब मैं आपको बताता हूं प्रकृति का वो खेल जो खेला है प्रकृति ने, जो नेचर ने खेला, और हम भारतीय भी अगर सही समय पर नहीं संभले तो ये खेल हमारे साथ भी होगा। चलिए, और बहुत भयावह तस्वीर आपके सामने आने जा रही है। सर्दियों में औसत से ज्यादा बारिश हुई, जो एवरेज रेनफॉल होती थी वो ज्यादा हुई, बर्फ पिघलने लगी। पहले वो क्या होता था, परमाफ्रॉस्ट, जब 0 डिग्री से तो पानी बर्फ में बदल जाता था, बर्फ ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता था, एक ही जगह स्थिर रहता है, जो ग्लेशियर्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो वाटर, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस आपने पार किया तो वो वाटर फ्लो करने लगा। जब वो फ्लो करने लगा तो घनी वनस्पतियों को जन्म देना शुरू किया, झाड़ियां और जो है वनस्पतियां। तो ये क्या हुआ, वाटर इसके साथ आना और इसने फर्टाइल करना शुरू किया। अब नतीजा क्या रहा, गर्मी आते ही मिट्टी की नमी, अब गर्मी आ गई, बरसात तो थी, वेजिटेशन, अब वो मिट्टी की नमी सूखने लगी जब गर्मी आई। अब वो मिट्टी जो है वो सूखने लगी, वनस्पतियां सूखने लगी। नतीजा क्या हुआ, इनके यहाँ पाइन ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा यूरोप की पिक्चरों में लश ग्रीन दिखाते हैं, बड़ा सुंदर सा। तो ये पाइन ट्रीज में क्या हुआ, जो आसपास की झाड़ियों ने पानी सोख लिया, वो जल्दी सोखने लगी। जो पाइन ट्रीज थी उनको पानी कम मिला, और ये इनका डोमिनेंस है, पाइन ट्री का, यहाँ देवदार वृक्षों का लंबे लंबे स्टैंड होते हैं, ये इनका डोमिनेंस है। नतीजा क्या हुआ, वो लकड़ियां सूखने लगी। लकड़ियां जब सूखने लगी तो ये सूखी जो वनस्पति होने लगी, अंदर नमी की जो कमी हो गई, जरा सी भी चिंगारी भड़की और आग पकड़ लिया इसने। ये सबसे अच्छा फ्यूल बन गए। ये जो कल तक ये वृक्ष जो है वो नमी को लाने की कोशिश करते थे, ये मिट्टी को नम बना के रखते थे, वर्षा के जल को नीचे भेजते थे, आज यही उस गर्मी का शिकार हो गए, यही फ्यूल बन गए। और तेजी से इनके अंदर जब नमी खत्म हुई तो जैसे ही आग भड़की, वो पूरे के पूरे जंगल भड़कने शुरू हो गए। दोस्तों, ये भारत में भी हो रहा है। जिस तरीके से हम पहाड़ों पर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से हम गाड़ियां लेके जा रहे हैं, हमारे, अगर आप ध्यान से, आप ऋषिकेश जाएं, पहाड़ों पे जाएं, आप देखेंगे जंगल सूख रहे हैं, मिट्टी जो है सूख रही है, पत्तियों के ऊपर धूल पड़ी हुई है, पत्तियां जो है पहले की तरह जो है लश ग्रीन नहीं रह गई। एक बहुत बड़ा बवंडर हमारे सर पे भी आकर बैठा हुआ है, ये हमें समझना पड़ेगा। आगे अगर हम देखें तो स्पेन और फ्रांस में तबाही का नक्शा अक्सर में दिखता कैसे, जरा देखो, स्पेन और फ्रांस को भयानक तरीके से तबाही हुई है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और मध्य पूर्वी स्पेन सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन गए। स्पेन और फ्रांस दोनों भयानक तरीके से इसमें झुलसते चले जा रहे हैं। इस स्पेस में स्पेन जो है जून से लेकर 1 लाख हेक्टेयर जमीन जल के राख हुई, 1.9 लाख हेक्टेयर। फ्रांस में 70 अलग अलग जगहों पे भयानक जो है वो आग लग गई है। ये अपनी ही तबाही में जा रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जहां पर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर कभी सबसे ज्यादा कृषि हुआ करती थी, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर डोमिनेंस एरिया हुआ करता था, ये वनस्पतियों से लदा फदा एरिया था, वो तबाह हो गया। फ्रांस का जो बोर्डो शहर है ना, जिसे बोर्डोक्स भी कहते हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी कैंप बन गया है, क्लाइमेट रिफ्यूजी कैंप बन चुका है। ध्यान से इसको देखो, ठीक है, पेड़ों ने इंसानी बस्तियों को, अब ये पेड़ों से निकलकर ये इंसानी जो आसपास का एरिया था, ये लश ग्रीन के मजे लेते थे ना, उनके तो बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, सब जल के खाक हो रहे हैं। 42,000 हेक्टेयर हेक्टेयर जो पाइन फॉरेस्ट अब तक बोर्डो में केवल जल के खाक हो गए। धुआं इतना दूर जा रहा है कि यहां से 400 किलोमीटर दूर बोर्डोक से पेरिस शहर है, पेरिस जो इसकी राजधानी है, धुआं वहां तक पहुंच गया, जहरीला धुआं, सांस लेना मुश्किल हो गया। ये दिल्ली के जो है, जब दिल्ली गैस चैम्बर बनती थी तो पूरी दुनिया मजाक उड़ाती थी, भारत के शहरों का मजाक उड़ाती थी। आज फ्रांस में, पेरिस में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। 200 से 40 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं, और लोगों को बड़ी मात्रा में, 61,000 लोग विस्थापित हुए थे पिछले 5 सालों में। लेकिन 3 गुना ज्यादा मात्र इसमें हो चुके हैं, और लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जगह छोड़कर सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए यहां से जाना पड़ रहा है। ये क्लाइमेट रिफ्यूजी, ऐसे शहरों की बात कर रहा हूं जो दुनिया के सबसे विकसित शहर माने जा रहे थे, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी मानी जा रही थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या जमीन जल रही है, केवल जंगल जल रहे हैं, या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया को चिंतित होने की जरूरत है? क्या देश की सीमाओं से निकलकर कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ रहा है? जरा इसको देख लेते हैं। तो तबाही का एक दूसरा रूप है जो आसमान में जमा हो रहा है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ जंगल की आग नहीं है, किसी देश की प्रॉब्लम नहीं है। अब मामला जब क्लाइमेट का होता है तो ये पूरा वैश्विक हो जाता है। जरा इसको देखते हैं। 2026 की आग ने हवा में लगभग 300 किलो टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया है। 300 किलो टन कार्बन डाइऑक्साइड जो इन पेड़ों के अंदर ट्रैप था, जमीन के अंदर ट्रैप था, वो आ गई है एयर के अंदर। ठीक है, इसे 2003 और 2022 के सबसे खतरनाक एमिशन रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। यानी इन देशों में इतना ज्यादा एमिशन इनकी फैक्ट्रियां भी नहीं कवर कर पाई हैं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में जाकर इकट्ठा हो गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये बेसिकली फीडबैक लूप यहां बना देगा।
ठीक है, ये एक एनर्जी को ट्रैप करके इसी के अंदर फैला देगा, एनर्जी को ट्रैप कर देगा। धूल के कण भी होंगे इसमें, ये सूरज की रोशनी को आने से रोक देगा। यानी अब आने वाले समय में जो यूरोप की सर्दियां होंगी ना, बहुत खतरनाक होने वाली हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करके बाहर, और अंदर की जो गर्मी है, अंदर की जो गर्म हवा है, उसको रोक के उसी में रख देगा। यानी अब ग्लेशियर्स और तेजी से पिघलना शुरू हो जाएंगे और तबाही मचना शुरू हो जाएगी। श्वास संबंधी बीमारियां जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी।